हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मोस्ट फेमस ओड्स बाय फेमस पोएट्स। आई होप कि इस वीडियो में आपके जितने भी फेमस ओड्स है वो पूरे हो जाएंगे। और ओड्स का जो आपको कंप्लीट करना है एक टॉपिक, वो इस वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। वीडियो काफी लंबी जाएगी तो लेकिन ये है कि एक वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे सारे ही ओड्स। सबसे पहले ओड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओड इज अ पोइटिक फॉर्म। ओड जो है एक पोइटिक फॉर्म है दैट कैन बी जर्नलाइज्ड एज अ फॉर्मल एड्रेस टू समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति को या किसी चीज के बारे में जब हम फॉर्मल एड्रेस करते हैं जर्नलाइज करके, तो उसको ओड कहते हैं। देयर आर 3 टिपिकल टाइप्स ऑफ ओड। बेसिकली 3 टाइप के ओड्स हैं, पिंडारिक, होरेशियन एंड इर्रेगुलर। ये 3 टाइप के ओड्स हैं। हम इनके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि फेमस ओड्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए ओड्स के लिए किस टाइप में क्या क्या है, उनके क्या फीचर्स है, वो आप अलग से वीडियो में देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ओड टू अ नाइटिंगेल। जॉन कीट्स ने इस ओड को राइट किया है। और ये किस टाइप का ओड है? होरेशियन ओड है। और ये पब्लिश हुआ था 1819 में। 10 ओड्स इस वीडियो के अंदर मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन आपको कई टाइप से आ जाएगा। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे पॉइंट्स के, प्लस उनके साथ ओड्स आपको दे दिए, आपको मैच करके उनको बताना है। या हो सकता है कि आपको ओड्स का नाम दे दिया जाए, प्लस आपको ये बताना हो कि होरेशियन एड है ओड है या कौन सा ओड है। प्लस ये भी हो सकता है कि ओड का नाम प्लस उसकी पब्लिशिंग डेट दे दी जाए, उसको आपको मैच करना है। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं बता दूंगी। तो ये अब हम शुरू करते हैं। तो ये ओड्स की स्टार्टिंग की लाइनें हैं, दो दो लाइनें मैंने हर एक ओड्स की ली है ताकि आपको पता चल जाए। अगर लाइनों से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो कि ये कौन से ओड्स की लाइनें हैं। My heart aches and a drowsy numbness pains my sense as though of hemlock I had drunk। ये स्टार्टिंग 2 लाइन्स है ओड टू अ नाइटिंगेल की। A nightingale built its nest near Keats' home in the spring of 1819। एक नाइटिंगेल जो है वो अपना घोंसला बनाती है कीट्स के घर के पास। 1890 की स्प्रिंग का ये टाइम है। एंड इंस्पायर्ड बाय इट्स सॉन्ग कीट्स रोट दिस फेमस ओड इन अ सिंगल डे। और इसके सॉन्ग से, नाइटिंगेल्स के सॉन्ग से जॉन कीट्स इतने इंस्पायर होते हैं, उनको उनकी प्रेरणा मिलती है कि एक ही दिन के अंदर उन्होंने ये फेमस ओड जो था उनका, बहुत ही फेमस ओड है, वो उन्होंने राइट कर दिया था। In the poem, Keats describes a nightingale that experiences a type of death but does not actually die। इस poem के अंदर Keats describe करते हैं कि एक नाइटिंगेल एक टाइप से अपनी डेथ को एक्सपीरियंस करती है, उसका अनुभव करती है, लेकिन एक्चुअली में वो डाई नहीं होती है, नहीं मरती है। द बर्ड इज एबल टू लिव थ्रू इट्स सॉन्ग। और बर्ड जो है अपने सॉन्ग के थ्रू जो है जीवित रहती है। ए फेट विच इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू अचीव। ये कहता है एक ऐसा फेट है, एक ऐसी किस्मत है, एक ऐसा भाग्य है जो कि ह्यूमंस के लिए अचीव करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। Ode to a Nightingale is perhaps the most famous ode in the English language। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर Ode to Nightingale सबसे फेमस ओड है। Written either in the garden of Spinnyard in Hampstead, लंदन। या तो ये अगर इसकी पूछा जाए कि ये कहाँ पे राइट किया था, तो इसके दो आंसर हैं। या तो ये गार्डन ऑफ स्पेनियार्ड इन में राइट किया गया था, लंदन के अंदर। अकॉर्डिंग टू किड्स फ्रेंड, या किड्स के फ्रेंड के हिसाब से, जो किड्स के फ्रेंड है वो है चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। अंडर अ प्लम ट्री इन द गार्डन ऑफ किड्स हाउस एट वेंटबर्थ प्लेस। या इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए, या तो ये आ सकता है स्प्रिन यार्ड इनके अंदर लिखा था लंदन में, या फिर प्लम ट्री के नीचे। और ये कहाँ पे था? किड्स के घर के अंदर था, वेंटबर्थ प्लेस जो था वहां पे था, वहां पे
जॉन कीट्स ने ये ओड राइट किया था, ओड टू अ नाइटिंगेल। सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर का ओड है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये जो ओड है वो राइट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और ये एक पिंडारिक ओड है और इसको पब्लिश किया था 1807 में। तो यहाँ पे एक एक वर्ड जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस इसी टाइप से आपको एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहले ओड का नाम, उसके बाद उसके पोएट का नाम, प्लस किस टाइप का ओड है, कौन सा ईयर उसका पब्लिकेशन का रहा है, और प्लस उसके बाद में एक दो लाइंस आपको पता होनी चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है। ये इसकी स्टार्टिंग की लाइन है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन विडोज ग्रो एंड स्ट्रीम द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट। ये इस ओड की स्टार्टिंग 2 लाइंस है। टोटल 11 स्टेंजास, इस ओड के अंदर टोटल 11 स्टेंजा है। पब्लिश्ड इन पोएम्स, और पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर ये पब्लिश हुआ है 1807 के अंदर। In intimations of immortality, the narrator realizes that his divine relationship with nature has been lost। और इस ओड के अंदर नरेटर रियलाइज करता है कि उसका जो नेचर के साथ जो संबंध था, जो रिलेशनशिप था, वो कहीं गुम हो गया है, खो गया है। It is based on the belief that soul existed before body, allowing children to connect with the divine in nature। ये कहता है कि बच्चा जब नेचर के साथ कनेक्ट होता है, उससे पहले उसकी सोल एग्जिस्ट कर जाती है नेचर के साथ, मतलब कनेक्टिविटी हो जाती है उसकी सोल की। एज ए चाइल्ड ग्रोज ही लॉसेस दिस डिवाइन विजन। जैसे ही बच्चा छोटा होता है तो वो नेचर से कनेक्ट रहता है, उसमें खेलना कूदना नेचर के साथ, पेड़ पौधे के साथ, वो सारा कनेक्टिविटी रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो इस डिवाइन विजन को खो देता है। However, recollection from early childhood allows the narrator intimations of mortality। हालांकि राइटर बड़े होने के बाद उस चीज को फील करता है, जब वो बचपन की जो है बातों को, अपनी चीजों को याद करता है। The poem is ranked among the best by Wordsworth and is referred to as Great Ode। और ये जो पोएम है, ये ओड जो है वो वर्ड्सवर्थ का बेस्ट रैंक करता है, और इसको ग्रेट ओड भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पे है, नंबर 3 पे है टू ऑटम, और टू ऑटम ओड को राइट किया है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इसको राइट किया है, और ये किस टाइप का ओड है, होरेशियन ओड है, और इसको पब्लिश किया था 1820 के अंदर। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज bosom फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये स्टार्टिंग 2 लाइंस है इस ओड की, ओड टू ऑटम। Keats wrote to autumn after a walk near Winchester one autumnal evening। और एक पतझड़ की इवनिंग में विंचेस्टर में वॉक करते हुए कीट्स ने ये पोएम लिखी थी। द पोएम मार्क्स द एंड ऑफ हिज पोएटिक कैरियर। और ये पोएम मार्क करती है कि इसके थ्रू पोएट की, जॉन कीट्स का जो है पोएटिक कैरियर एंड हो गया था। यहाँ पे इसके पोएम के थ्रू दिखाया गया है। एज हिज एफर्ट्स वर नॉट गिविंग एनफ फाइनेंशियली रिटर्न, क्योंकि अब उसके पोएटिक कैरियर से उसको जो एनफ फाइनेंशियल जो पैसा उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है रिटर्न में। तो वो कह रहे हैं कि ये उनकी जो पोएटिक कैरियर था उसका एंड था कहीं ना कहीं। टू ऑटम डिस्क्राइब्स 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द सीजन्स। और टू ऑटम के थ्रू सीजन्स के 3 एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं। इन इट्स 311 लाइन स्टेंजा, 3 के जो है 11 लाइन के स्टेंजा है, यानी टोटल 33 लाइन्स है इस ओड के अंदर। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट शॉर्ट पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश के लैंग्वेज के अंदर ये माना जाता है कि सबसे मोस्ट परफेक्ट शॉर्ट पोएम जो है वो जॉन कीट्स की टू ऑटम है। Unfortunately, Keats
contracted tuberculosis the same autumn which caused his death in 1921। और दुर्भाग्य से सेम जो ऑटम था वही उसी में जो है 1921 के अंदर किड्स की ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट ओड है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड जो है वो लिखी है पर्सी बायसी शैली ने जो है इसको राइट किया है। और ये किस टाइप का ओड है? ये इररेगुलर ओड है और ये पब्लिश हुई थी 1820 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence that leaves dead। In the first part of this famous ode, Shelley talks about the great power that the west wind possesses। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर शैली बात करते हैं कि वेस्ट विंड कितनी पावरफुल है, कितनी शक्ति उनके अंदर है। In the second part, he concentrate on the relationship between the wind and the narrator। और सेकंड पार्ट के अंदर नरेटर ये बताता है कि उसके और वेस्ट विंड के बीच में क्या रिश्ता है, कैसे दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। Shelley believed that a poet could be instrumental in bringing social and political change। और शैली बिलीव करते थे कि एक पोइट जो है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो कि सोसाइटी के अंदर सोशल और पॉलिटिकल चेंज ला सकते हैं। यानी जो पोइट हैं वो सोसाइटी के अंदर सोशल और पॉलिटिकल चेंज ला सकते हैं। एंड हिज ओड पर्सोनिफाइड द वेस्ट विंड। और एक उनकी जो ओड है वो वेस्ट विंड का काम करेगी। एन एजेंट टू स्प्रेड दैट चेंज। उस चेंज को लाने में एक एजेंट के तौर पे इनका ये ओड जो है वो काम करेगा। नेक्स्ट ओड है नंबर 5 पे द बार्ड आ पिंडारिक ओड। द बार्ड आ पिंडारिक ओड जो है वो किसने लिखा है? थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने इसको राइट किया है और ये पिंडारिक ओड है, नाम में ही है इनका द बार्ड। और हो सकता है आपको एग्जाम में सिर्फ ये दिया जाए द बार्ड और अ पिंडारिक ओड, तो ये पिंडारिक ओड है और ये पब्लिश हुआ था 1757 के अंदर पब्लिश हुआ था। Ruin sees thee, ruthless king, confusion on thy banners wait। ये इसकी स्टार्टिंग लाइंस थी। बार्ड मीन्स पोएट और बार्ड का मतलब इस पोइम के अंदर है पोएट। This iconic poem is based on the legend that Edward the First ordered the death of all the Welsh bards after he conquered the country। और ये पोइम जो है वो बेस है एक ऐसे कहानी पर जिसके अंदर एडवर्ड जो फर्स्ट थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि वेल्स जो हैं वहां पे जितने भी बार्ड्स हैं, जो भी पोइट हैं, जो पोइट्स हैं, उनको जो है मार दिया जाए। उस कंट्री के अंदर, वेल्स कंट्री के अंदर जितने भी बार्ड्स हैं उनको मार दिया जाए। एडवर्ड ने ये ऑर्डर दिया। In the poem, the army of Edward I encountered a Welsh bard who curses the king। और उसके अंदर एडवर्ड की आर्मी जो है वो एक ऐसे वेल्स के पोइट से मिलती हैं जो कि राजा को श्राप दे देता है। The bard tells about the various misfortunes that the king's descendants will suffer। और bard poet उनको श्राप देता है कि राजा के जितने भी वंशज होंगे उनको बहुत सारे दुर्भाग्य का फेस करना पड़ेगा और उनकी बहुत बुरी हालत होगी। एंड प्रेडिक्ट्स और घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं द रिटर्न ऑफ वेल्स रूल ओवर ब्रिटेन। और ये कहता है वेल्स का दोबारा से ब्रिटेन के ऊपर रूल होगा। एंड द फ्लावरिंग ऑफ ब्रिटिश पोएट्री इन वर्ड्स ऑफ स्पेंसर, शेक्सपियर एंड मिल्टन। और जो है पोइट्री फ्लोरिश होगी स्पेंसर, शेक्सपियर और मिल्टन के टाइम में। द बार्ड वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल फॉर ऑन फ्यूचर आर्टिस्ट। और द बार्ड जो ओड था उसका जो जितने भी फ्यूचर के आर्टिस्ट थे उन पे बहुत ज्यादा असर हुआ। एंड लेड द रूट ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन ब्रिटेन। और यही जो है शुरुआत मानी जाती है रोमांटिक मूवमेंट की ब्रिटेन के अंदर। For a century after its publication, it was considered by many as the best ode in the language।
और एक सेंचुरी के बाद ये माना जाता है कि ये जो ओड है ये लैंग्वेज के अंदर सबसे बेस्ट ओड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नंबर 6 पे है डिजेक्शन एंड ओड डिसअपॉइंटमेंट। डिजेक्शन मीन्स डिसअपॉइंटमेंट एंड ओड, ये मैंने मीनिंग राइट किया है यहाँ पे। और इसके जो पोइट है वो है सैमुअल टेलर कोलरिज। कोलरिज ने इस ओड को राइट किया है। पिंडारिक ओड है ये, और ये पब्लिश हुआ था 1802 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। वेल इफ द bard was weatherwise, who made the grand old ballad of Sir Patrick Spens? ये इसकी स्टार्टिंग लाइनें हैं। The poem was initially written to Sarah Hutchinson, a woman not his wife, at a time when Coleridge was separated from his family. ये कहता है कि ये पोइम जो लिखी गई थी वो सारा हचिडसन के लिए लिखी गई थी। एक औरत थी जो कि कॉलरिज की वाइफ नहीं थी, और जब वाइफ अपनी फैमिली से अलग हो गए थे तब उन्होंने ये पोइम राइट की थी, ये ओड राइट की थी। Published edition, however, has no mention of Hutchinson. हालांकि जो पब्लिश हुई थी ये ऑड, उसके अंदर इस सारा का जो है कहीं पे भी नाम मेंशन नहीं था। The poem describes Coleridge's poetic paralysis which fused the mood of dejection. और ये पोइम जो है कोलरिज का जो पोएटिक पैरालिसिस है वो दिखाई देती है इसके अंदर। विच फ्यूज द मूड ऑफ डिजेक्शन, यानी उनका जो मूड था वो हर तरह से जो है उदासी भरा मूड इस पोइम के अंदर उनका दिखाया गया है। एंड ही इज अनेबल टू एंजॉय नेचर, और ये शो किया गया है कि वो किसी भी तरह से नेचर को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। Dejection and Ode is considered one of the finest poem written by Coleridge, और कोलरिज के द्वारा लिखी गई सबसे फाइनेस्ट पोइम्स ये मानी जाती है। एंड बियर्स टेस्टिमोनी ऑफ हिज जीनियस, और उसकी जो प्रतिभा है उसको बहुत ज्यादा शो करती है ये पोएम। नेक्स्ट ओड है ओड टू द कन्फेडरेट डेड। ओड टू कन्फेडरेट डेड ये ओड है, और इसको राइट किया है एलन टेट ने, और ये ओड है होरेशियन ओड है, और ये पब्लिश हुआ था 1928 के अंदर। इसकी स्टार्टिंग लाइंस है रो आफ्टर रो विद स्ट्रिक्ट इम्प्यूनिटी द हेडस्टोन यील्ड देयर नेम्स टू द एलिमेंट। This famous ode is considered by some critics as Tate's most important work, और बहुत सारे critics ने इसको एलन टेट का सबसे most important work कहा है। The poem is about a man stooping at the gate of Confederate graveyard on a late autumn afternoon, और पोइम है एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि ग्रेव यार्ड है, और ग्रेव यार्ड भी कैसा है जो कि जो एक्सपायर हो गए थे सोल्जर्स उनकी ग्रेव यार्ड है, और ये टाइम है लेट ऑटम आफ्टरनून का टाइम है ये। द पोइम इज सेड टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टी.एस. एलियट, और ये पोइम जो है वो इंस्पायर हुई है टी.एस. एलियट से। Although the narrator grieves the loss of Confederate soldiers, narrator इसके अंदर जो soldiers जो expire हुए हैं उनके ऊपर जो है उनके loss के ऊपर उन्होंने दुख दिखाया है। Tate's ode is not a straightforward ode. टेट के जो ode होते हैं वो सीधे सीधे ode नहीं है। He uses the dead as a metaphor of the narrator's troubled state of mind. यानी सीधे सीधे ये नहीं है कि नरेटर ने सिर्फ सीधा इसको एक सोल्जर्स की जो ग्रेव यार्ड है उनको दिखाया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने डेड को एक मेटाफर की तरह यूज किया है, रूपक की तरह यूज किया है, और इसके साथ साथ नरेटर की अपनी जो ट्रबल्ड स्टेट ऑफ माइंड है वो भी दिखाया है इसके अंदर। नेक्स्ट फेमस ओड है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, और इसको राइट किया है जॉन कीट्स ने, और ये एक इर्रेगुलर ओड है जो पब्लिश हुआ था 1820 में।
और इसकी फर्स्ट टू लाइन्स है, Thou still unravish'd bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. Keats believes that classical Greek art was idealistic and captured Greek virtues. Keats ये मानते थे कि क्लासिकल ग्रीक आर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक है और वो उसके अंदर ग्रीक वर्च्यूज जो हैं वो रहते हैं. This led to him writing Ode on Agrarian Art, और उसी के बेस पे उन्होंने Ode on Agrarian Art राइट की है, which have 5 stanza of 10 lines. 5 stanza है 10 lines के, यानी टोटल 50 लाइन्स है, in which he has discussed on the design of a Grecian art, जिसमें उन्होंने ग्रेशियन आर्ट जो है उसके बारे में बात की है, उसके डिजाइन के बारे में बात की है. At the time of its publication, the poem was not received well by the critics. जब ये poem पब्लिश हुई थी तो critics ने इसको ज़्यादा appreciate नहीं किया था. But it is now considered one of the greatest odes in the English language. लेकिन अब इसको English language के अंदर great odes में इसको माना जाता है. This poem is one of the greatest odes of 1819. और ये पोइम जो है ग्रेटेस्ट ओड्स ऑफ 1819 के नाम से जानी जाती है, विच ऑल्सो इंक्लूड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू ए नाइटिंगेल एंड ओड टू साइकी. और ये जो पोइम पब्लिश हुई थी वो ग्रेट ओड्स ऑफ 1890 के अंदर जो पब्लिश हुई थी, और इसके अंदर जो बाकी ओड्स हैं वो ओड्स ये थी जो इसके अंदर इसके साथ में पब्लिश हुई थी. He was inspired to write the poem after reading 2 articles by English artist and writer Benjamin Haddon. ये जो कीट्स जो इंस्पायर हुए थे इस ओड को राइट करने के लिए, वो इंग्लिश आर्टिस्ट थे और जो राइटर थे बेंजामिन हैडन, उनसे इंस्पायर हुए थे और उनसे इंस्पायर होके उन्होंने ये ओड राइट किया था. नेक्स्ट ओड है ओड टू ड्यूटी, और इसको राइट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और ये होरेशियन ओड है जो कि राइट किया गया था 1805 के अंदर और पब्लिश हुआ था 1807 में. इसकी फर्स्ट टू लाइन्स है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओ ड्यूटी इफ दैट नेम दाओ लव. इन ओड टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ कन्वेज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी. ड्यूटी की इंपॉर्टेंस वर्ड्सवर्थ इसके अंदर बताते हैं. Which is like a light that guides us, और ये कहते हैं ड्यूटी एक तरह की लाइट है जो कि हमें गाइड्स करती हैं, एंड ए रोड विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम erring, और एक ऐसा हथियार है जो हमें रोकता है गलती करने से कि ताकि हम कुछ गलत ना करें. Although he recognizes the worth of love and joy, हालांकि वो जानते थे कि लव और जॉय का क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन वो ड्यूटी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. He is now not sure whether blindly trusting them can guide men to all good, और ये इस बात के बारे में श्योर नहीं थे कि अगर किसी चीज को किसी पे ट्रस्ट करके क्या ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा सकता है कि सारी चीजें ठीक होंगी. He realizes that duty, though stern, is also graceful and divinely beautiful. वो ये कहते हैं कि ड्यूटी जो होती है हालांकि कठोर होती है, इट इज ऑल्सो ग्रेसफुल एंड डिवाइनली ब्यूटीफुल, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा सुंदर होती है और देवीय खूबसूरती इसके अंदर होती है. एंड हेंस ही इज विलिंग टू सर्व इट मोर स्ट्रिक्टली, और वो चाहते हैं कि हम अपनी ड्यूटी को और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली इसको सर्व करें, इसका पालन करें. According to Wordsworth's own statement, वर्ड्सवर्थ ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, The ode to duty was modeled on Thomas Gray's hymns to adversity, और ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि ओड जो ड्यूटी है वो किस पे आधारित है, थॉमस ग्रे की हिम्स टू एडवर्सिटी पे बेस है ये जो ओड. The ode consists of 56 lines. इसके अंदर 56 lines है. There are 7 stanzas of 8 lines. 7 stanza है 8 lines के. It follows the rhyming scheme AB AB CC DD. ये इसकी rhyming scheme है और इसके अंदर 56 line है, 7 stanza है 8 lines के.
लास्ट ओड है ओड ऑन सॉलिट्यूड और इसको राइट किया है अलेक्जेंडर पॉप ने और ये होरेशियन ओड है और ये पब्लिश हुआ था 1709 के अंदर। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर आ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग 2 लाइन्स है। रिटन बाय पॉप बिफोर ही वॉज 12 years old, और ये पॉप ने और तब राइट की थी जब वो 12 years के नहीं थे, यानी 12 years के होने से पहले ही उन्होंने ये ओड राइट की थी। द पोएम टेल्स अबाउट द वर्च्यूज ऑफ ए सिंपल क्वाइट लाइफ, और इसके अंदर पोइट ने बताया है कि एक सिंपल और शांत लाइफ जीने के क्या गुण है, ये इस ओड के अंदर उन्होंने बताया है। Where hours, days and years slide soft away, कि जहां पर घंटे, दिन और साल जो है आराम से बीतते जाते हैं। He explained this through the simple unhurried life of a farmer, और उन्होंने ये एक सिंपल और बिना जल्दबाजी की एक फार्मर जो लाइफ जीता उसके बारे में बताया है। Who has inherited a few acres of land, एक ऐसे किसान के बारे में बताया है कि वो कैसे एक सिंपल लाइफ जीता है बिना जल्दबाजी के, आराम से, और उसके पास कुछ एकड़ की जमीन है, तो वो अपनी लाइफ को कितना सिंपल वे से स्पेंड करता है। The title of the poem was also used by other poets such as Joseph Warton, और सेम टाइटल की पोएम का नेम जो है कुछ अदर पोइट्स ने भी यूज किया है, जैसे कि जोसेफ वॉर्टन ने भी सेम जो है पोएम का नेम यूज किया है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पॉप इज ए 5 स्टैंजा पोएम है ये। It follows a simple rhyming scheme of ABAB. सिंपल राइमिंग स्कीम है इसकी ABAB, चेंजिंग एंड साउंड फ्रॉम स्टेंजा टू स्टेंजा, और एंड्स की जो साउंड है वो स्टेंजा टू स्टेंजा चेंज होती रहती है लास्ट में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। कंप्लीट ओड्स को आपका जो ओड्स को कंप्लीट करने में, आपकी प्रिपरेशन करने के लिए ओड्स की इस एक वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी कि आप ओड्स को एक ही वीडियो से कवर कर पाए। प्लीज स्टूडेंट्स इन कंटेंट को अरेंज करने में, कंटेंट को प्रिपेयर करने में काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।